इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। ये अनटोल्ड स्टोरीज किसकी है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा ओपी को बुला लेते हैं। नमिता तो ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ओपी कहाँ है? आज मैं सर्फ एक्सेल से नहा के आया हूँ और क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है नमिता, वो इतने खास हैं, इतने चमकदार हैं, मतलब इतने उन्होंने उनके पूरे जो पूरा पत्रकारिता का क्षेत्र रहा है। एक अच्छे इंसान, अच्छे पत्रकार, अच्छे बॉस और बहुत सारी अच्छाई है उनके अंदर। वो आज हम बहुत मक्खन लगा दिया तुमने ओपी, बहुत ज्यादा मक्खन लगा दिया। लेकिन क्या करें, आदमी खास आ रहे भाई, आदमी खास है हमारे तो। हम उनको ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी मक्खन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो है कौन। देखी है इन्होंने राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी की दावेदारी, मंडल कमीशन से लेकर अन्ना का इनकलाब, दिल में है इनके 1992 के दंगों से लेकर मुंबई हमले तक का दर्द। हस्तियों को तो जानते हैं सभी, पर जिन्हें जानती है हर हस्ती, आशुतोष। तो आपको पता चल गया है कि वो कौन है। उनका इंट्रोडक्शन देने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया के क्या बोल सकते हैं कि द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रिनाउंड न्यूज एंकर आशुतोष। मोस्ट हैंडसम, वाव। मेरा तो दिन आज बन गया। हाँ, बट ये इतने दिनों के बाद बताया जा रहा है। आज से करीब 10 साल पहले बताया गया होता तो कितना अच्छा होता, सोचो। हाँ सर, ये तो बात है। हम पीछे खूबसूरती और हीरे की तारीफ तो ताउम्र का जिंदगी होती रहती है। लोग मेरी भी आज भी तारीफ करते हैं। नहीं, ओपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारी धुलाई आज बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि तुमने सर्फ एक्सेल से नहा कर आए हो आज, लगता है। बहुत छोटा सा सवाल है, पहला सवाल है सर कि आपने अपने कार्यकाल में आज तक के समय में बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, तो आप सही सच बताइए क्या कि आज हम दोनों आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब ये कहा जा सकता है कि पहली बार जब किसी को इश्क होता है और उसके बाद जब प्रपोज करने जाता है उस वक्त जो फीलिंग होती है, लगभग वही फीलिंग इस वक्त मुझे हो रही है। अब ये दोनों तो मुझे छोड़ने वाले नहीं किसी भी हालत में। पता नहीं क्या क्या करेंगे मेरे साथ, कौन कौन से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, कौन कौन सी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। ओपी, वैसे हमारा मुझे लगता है कि हो गया बस हमारा काम, है ना? आशुतोष सर ने बात हमारे लिए बोल दी, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। तो खत्म करें फिर। नहीं सर, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। तो चलिए, आप थोड़ी बहुत आपको अगर हम ये बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि हम तीनों ने IBN 7 में काम किया था एक साथ, और अगर आपको हम दोनों की कोई मेमोरी याद हो। मुझे एक मेमोरी जरूर याद रहती है कि जो ओपी है ये चुपके से इसका आना और उसके बाद भरी मीटिंग के अंदर कोई चुपके से ऐसी बात कह देना कि उसके बाद हर आदमी एक दूसरे को देखता रहता है, अरे ये किसने कहा क्या, और फिर थोड़ी देर बाद समझ में आ रही इसने तो सबका मजाक उड़ा दिया। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि एक आदमी जो एकदम बिल्कुल शाकाहारी सा दिखने वाला है, वो कितना जबरदस्त तरीके से ये मांसाहारी आदमी था, लेकिन लोगों को बाद में पता चलता था, पहले नहीं पता चलता था। चलो तुम्हें समझ में आ गया। अब आशुतोष सर क्या समझते हैं तुम्हें? तुम्हें समझ में आ गया। चलिए सर, अब बात करते हैं आपकी जर्नी की, जर्नलिज्म की जर्नी की। देखिए, ये मैं अपनी जिंदगी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, बार बार ये लगता है कि मैंने अंधेरे में खूब छलांग लगाई। एक बार नहीं, कई बार छलांग लगाई। मुझे याद पड़ता है कि बचपन में जब मैं था तो मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी
कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनना है। आज लोगों को इस बात की यकीन नहीं होगा, लेकिन उन दिनों में घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े होके और दीवार से क्रिकेट की बॉल लटका के और उसको प्रैक्टिस किया करता था। और उन दिनों जो बाइकआउट की किताब आई थी कि हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे लग गया कि ये मेरे बस की बात है नहीं। ठीक ठाक खेलता था, और उसके बाद फिर जैसे मिडिल क्लास में होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं साइंस पढूं और उनकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। और उन दिनों लोगों को लगता था कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, हालांकि मुझे मालूम था मैं पढ़ने में कितना तेज था। तो डॉक्टर बनते साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ने लगा। एक दिन मैंने, जो हमारे ट्यूटर आते थे, उनसे मैंने बड़े डरते हुए कहा कि मैंने कहा सर ये फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। बोले क्या बात करते हो, तुमको फिजिक्स पढ़ने नहीं आती? मैंने कहा सर मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं। बोले नहीं ठीक है, मैं तुमको कराऊंगा। ये क्लास 9th की बात होगी, लेकिन क्या करता, दबाव इतना होता कि 9th, 10th, 11th, 12th और यहाँ तक कि मुझे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन भी करा दिया गया। अच्छा। और मुझे सीपीएमटी का एग्जाम भी मैंने दिया और मुझसे हुआ नहीं, एक अटेम्प्ट दिया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने कहा नहीं मेरे बस का नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा। फिर छोड़ने के बाद मैंने फिलॉसफी ले ली, सीधे साइंस से मैं सीधे फिलॉसफी में कूद गया। अच्छा। और एक पेज फिलॉसफी का पढ़ने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगते थे। उसके कारण थे, एक तो फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी, दूसरा वो अंग्रेजी में था, मैं हिंदी भाषी था, तो एक एक शब्द को समझने के लिए मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। खैर, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और फिर ये हुआ कि सब लोग आईएएस बनते, मुझे भी आईएएस बनना चाहिए। इंग्लिश के चक्कर में सर मैंने पहले ही 10th में संस्कृत ले ली थी। मैंने कहा हिंदी और संस्कृत में लड़ सकता हूँ, अंग्रेजी नहीं खेल सकता। अच्छा क्या संस्कृत ले ली, उससे अंग्रेजी का बड़ा भला हो गया, नहीं तो संस्कृत का तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी का भला हो गया। तो उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा, और इलाहाबाद से था, तो मुझे लगा कि यूपीएससी की सबसे अच्छी तैयारी दिल्ली में होती, तो मैंने जेएनयू का फॉर्म भरा, मैं जेएनयू में मेरा एडमिशन हो गया, फिर मैं वहां चला गया। और एक अटेम्प्ट देने के बाद पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि यार ये यूपीएससी मुझे नहीं करना चाहिए। फिर मैंने एक अंधेरे में छलांग लगा दी, और फिर मैं गलती से जर्नलिज्म में आ गया। अब आ तो गया मैं जर्नलिज्म में, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे बहुत खफा हो गए, बड़े नाराज हो गए। बोले यार ये अजीब लड़का है, पहले क्रिकेटर बनना चाहता है, फिर उसके बाद डॉक्टर, हमने चाहा डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनता, फिर आईएएस बनना चाहता है, फिर आईएएस भी नहीं बना, और ये बार बार अंधेरे में छलांग लगाता है। ये करना क्या चाहता है जिंदगी में? शायद ये बहुत ही नामाकूल लड़का है, बहुत ही नाकाबिल लड़का है, इसके बस का कुछ नहीं है। तो उन्होंने करीब 2-2.5 साल तक मुझसे बातचीत नहीं की। इस दौरान गलती से साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरी नौकरी लग गई। तो वो एक बार दिल्ली आए थे मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि मैं मृणाल जी से मिलना चाहता हूँ। मृणाल पांडे उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक हुआ करती थी, टीवी में आती थी, उनका बड़ा क्रेज था। तो मैंने उनको मिला दिया। मिलाने के बाद पता नहीं मेरे पिताजी को उन्होंने कौन सी घुट्टी पिलाई, उनकी जो है उनका नजरिया ही मुझको लेके बदल गया। उनको लगने लगा ये तो मेरे खानदान का सबसे लायक लड़का है। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा कि ये गलतफहमी इनकी बनी रहनी चाहिए, ये दूर ना हो तो अच्छा है। तो फिर उन्होंने, जब मैं पत्रकारिता में आ गया, तो पत्रकारिता में आने के बाद फिर जब मैं अखबार में मेरा मन नहीं लगा, तो टीवी उन दिनों आया था पहला 1994 में। तो मैंने आंखें बंद की और टीवी में जंप लगा दिया, ये बिना जानते हुए टीवी मीडियम क्या है, इसमें क्या नौकरी है, कुछ नहीं है। खैर, वो फैसला मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला हो गया। और मैं फिर 2006 तक आज तक में था, और उनका प्राइम टाइम एंकर था। और मैं प्राइम टाइम एंकरिंग, दरअसल लोग मुझे चेहरे पे देखते जरूर थे, लेकिन मेरा असली काम पर्दे के पीछे हुआ करता था। न्यूज मैनेजमेंट का काम होता था, डेस्क मैनेजमेंट का काम होता था। साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं शायद अकेला इस देश का पत्रकार था जिसने नेशनल ब्यूरो और लोकल ब्यूरो दोनों एक साथ देखे थे, और मेरे अंडर में करीब 20 लोग काम करते थे। और आज के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है उन्होंने वो मेरे ब्यूरो में थे। प्रसून जी मेरे ब्यूरो में थे, दीपक चौरसिया मेरे ब्यूरो में थे, सुमित अवस्थी मेरे ब्यूरो में थे, सुकेश रंजन मेरे ब्यूरो में थे, प्रबल प्रताप सिंह मेरे ब्यूरो में थे, दीपक शर्मा एक बड़े पत्रकार है वो मेरे ब्यूरो में थे। तो बहुत सारे लोग, और उनको संभालना और उनकी झगड़ों को टंटा को निपटाना बड़ा मुश्किल काम था। मेरा आधा समय तो उसी में लगा रहता था, और अपने काम को लेके बड़े शिद्दत से जुड़े रहते थे। आज की पत्रकारिता है ना, वैसी पत्रकारिता तब नहीं थी। तब पत्रकारिता अलग थी, थोड़ी गंभीरता थी उसमें, सीरियसनेस था उस बात को लेके। तो 2006 में फिर मुझे 1998-99 में मेरे पास जी न्यूज का ऑफर आ गया, बहुत बड़ा ऑफर था।
मुझे लगा नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मेरे पास इंडिया टीवी का ऑफर आया चैनल हेड करने का 2004 में, 2004 या 2003 में इंडिया टीवी हेड करने का। मैं वहां भी नहीं गया। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि जहां इंडिया टीवी के चैनल हेड का ऑफर था, तो उसको छोड़ के मैंने आज तक में मैंने जो है वो डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मुझे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे लगा नहीं ये काम ज्यादा अच्छा है, मैं वहां क्यों जाऊं। फिर इस बीच मेरे पास CNN IBN शुरू हो रहा था, CNN IBN का मेरे पास ऑफर था। तो फिर अंत में 2006 में मैंने कहा कि नहीं, अब आज तक छोड़ना चाहिए, तो फिर मैं IBN 7 में आया। उसके बाद की जर्नी आप लोगों को तो पता ही है, खासतौर पर ओपी को तो बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि इसकी तो सर्फ एक्सेल से काफी धुलाई हुई है। सर एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है सर। देखिए, आपने आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर IAS बनना चाहते थे, फिर फिलोसोफर बनना चाहते थे सर। लेकिन आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, जितनी गंभीरता से मैं ऑब्जर्व किया है अपने कार्यकाल में आपकी सानिध्य में काम करते हुए, आप स्मार्ट, छरछरे से, खूबसूरत, ये बात सत्य है। मतलब आशुतोष एक बहुत डिसेंट लुक लगते थे, स्मार्ट थे। तो सर, आपने कभी मन में नहीं आया कि आपने वैनिटी वैन चुनने के बजाय ओपी वैन को चुन लिया? नहीं, मैंने तो ओपी डिमरी को चुन लिया, तो ओपी वैन भी क्या करूं। सर ये बहुत वैसे हो रहा है, आप बिल्कुल ओपी की तारीफ कर जा रहे हैं। वैसे नहीं मैं बताऊं, नहीं मुझे नमिता, मुझे तकलीफ इस बारे में हो रही कि ओपी डिमरी मेरे को जो है हैंडसम और छरछरा बता रहा। बताओ मैं क्या सोचूं, मैं अब आगे की दुनिया क्या करूं मैं। मेरा पिछले के सारे शोज में और आगे के शोज में सारे गेस्ट नमिता की तारीफ करते हैं। मुझे अच्छा। तो बस डांट के निकल जाते हैं, तुमने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, तुमने किया। इस बार नमिता की तारीफ नहीं हो रही है, तो वो जलन हो रही है। जो एंकर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो इतने मुश्किल से न्यूज पहुंचाते हैं, और रिपोर्टर्स की तो फिर भी थोड़ी स्ट्रगल दिख जाती है, लेकिन जो न्यूज एंकर्स हैं उनका ये एक परसेप्शन रहता है कि इनको तो स्टूडियो में खड़े होके, AC स्टूडियो में खड़े होके न्यूज देनी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती है, PCR में चल रहा होता है, स्टूडियो में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन एक एंकर की जिम्मेदारी होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट फेस रखकर सीरियसनेस के साथ न्यूज डिलीवर करें। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि आसपास तो बहुत तांडव सा मचा हुआ है, लेकिन आप है कि बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक सोल्जर की तरह? देखिए, बहुत दिलचस्प बात यह है कि आज तक का जब चैनल शुरू हुआ तो वो ओपन स्टूडियो था। पहली बार हिंदुस्तान में ओपन स्टूडियो था, और ओपन स्टूडियो का मतलब ये था कि सब कुछ खुला हुआ था। मतलब डेस्क भी सामने थी, ब्यूरो भी सामने था, प्रोडक्शन वाले भी सामने थे, PCR भी पहुंचता, और खूब शोर मचता था वहां पे, खूब शोर रहता था। और उस कभी कभी तो ब्रेक के बीच में चिल्ला के कहना पड़ता, बे चुप हो जाओ तुम लोग, इतनी आवाज आती थी वहां पे। तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता था। लेकिन उसमें एक चीज ये हो गई कि आपको अगर एंकरिंग करनी है, क्योंकि एंकरिंग का सबसे अच्छा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये होता है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो भले ही रिपोर्टर अच्छी रिपोर्ट हो, लेकिन आपको क्रेडिट मिलता है, और अगर गलत हुआ तो सारी गलती फिर आपकी मानी जाती है। तो उसमें एक आदत पड़ गई कि आप अपने कानों को सिर्फ PCR से क्या आवाज आ रही वो सुनते हैं, और जो सामने जो दिखाई पड़ता है टेलीप्रॉम्प्टर वो पढ़ते हैं। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को पूरी तरीके से कट ऑफ कर लेते हैं। तो वो एक आदत धीरे धीरे इनकलकेट हो गई, एक मशीनीकरण हो गया, एक मशीनीकरण हो गया अपने आप में। मैं बताऊं नमिता की, बहुत पहले जब 1994 में जब मैं एक बहुत यंग रिपोर्टर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया था BITV, तो वहां पे एंकरिंग रिकॉर्ड होती थी। जो एंकर्स होते थे वो रिकॉर्डिंग करते थे, और वहां पे एक एंकर थे तो मैं बहुत ध्यान से बैठ के उनको देखता रहता था, और मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और फिर वो मुझसे बात करते रहते थे, फिर रिकॉर्ड भी करते थे, फिर मुझसे बात करते थे, फिर मुझे कहा यार तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी, देखो यार बात भी कर रहा और रिकॉर्ड भी कर रहा, कितना गजब का आदमी है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये एक कला है, एक स्किल है जो आपको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करनी पड़ती है। और कभी कभी बड़ी दिलचस्प बातें क्या होती थी कि चूंकि मैं तो ब्यूरो में था, और बाद में फिर मैं कॉपी डेस्क पर आ गया, कॉपी डेस्क का इंचार्ज हो गया। तो जब कॉपी में कोई गलती जाती थी टेलीप्रॉम्प्टर पे, तो मैं पढ़ तो देता था, लेकिन उसके बाद जो मैं चिल्लाता था ना उनके, मैंने कहा तुम
दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, कॉपी लिखने की नहीं आती तुम लोगों को, तमीज। फिर सडनली सर लाइव सडनली फिर मैं लाइव खड़ा हो जाता था, फिर मैं स्टेट से पढ़ने लगता था। आप इतने एनर्जी के साथ डांट रहे हैं, मैं तो कॉपी लिखने बैठ गया सर, मैंने कहा कौन सा अच्छा, जब मैंने न्यूज रूम में देखा है, जब सर किसी को डांटते थे ना, प्रोड्यूसर थे, तो सर एंकरिंग के लिए जा रहे थे आशुतोष जी, उससे पहले उन्होंने वो पैकेज देखा और प्रोड्यूसर वहां खड़ा था, उसकी तारीफ कर दो, वेरी गुड बनाया, और अपना वो लेके कॉर्टस लेके और स्टूडियो में चले गए। स्टूडियो में चला गए और उसके बाद हो गई स्क्रिप्ट में गलती, ब्रेक आया, बाहर आके वो प्रोड्यूसर सामने खड़े थे, क्या लिखा है तो पता नहीं, ये गलती जा रही है। मैंने बोले सर मैं तो वो हूँ पहले पैकेज वाला जिसकी आपने तारीफ की थी। अच्छा जो भी था मैं बाद में मिलूंगा, वापस चले गए। अच्छा नमिता, कभी क्या होता था कि मुझे अभी याद आता है, बड़ा फनी लगता है, बहुत ही ज्यादा फनी। तो कभी तो मैं ब्रेक में, मुझे लगा कि गलती इन लोगों ने की है, तो कभी ब्रेक में कहता था मैं पढ़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सेकंड होता है, 2 सेकंड, सर प्लीज सर लाइव। तो वो बहुत कभी तो आज तुम्हारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने उन तमाम पीसीआर प्रोड्यूसर्स को मैं उनसे एक तरीके से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने उनको वाकई में बहुत तकलीफ दी है और बहुत उनको कष्ट दिया है। मेरा अगला सवाल है कि आप लाइव में आप हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग चल रही है, सडनली आपको फोन आता है पीसीआर से ब्रेक पे कि सुनिए सर, अब वो डरते आपको बता रहे हैं कि एक और ब्रेकिंग आई है, तो वो घर से फोन आया था, भाभी जी का सिलेंडर खत्म हो गया है, इस पे क्या करना है, तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा सिर्फ वो सर बता नहीं रहे सर, नहीं ऐसा कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक बार बताओ, बड़ी दिलचस्प बात है बहुत, और वो दो तीन ऐसे वाकये हैं जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उन दिनों में आज तक में था, तो आज तक में एक बार महेश भट्ट आए थे हमारे स्टूडियो में, और महेश भट्ट का मैं इंटरव्यू कर रहा था, और वो करीब आधे घंटे का शो था, और महेश भट्ट से बात कर, उस वक्त उनकी कौन सी फिल्म आई थी मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो फिल्म जब आई थी तो उस फिल्म के बारे में उनसे बातचीत हो रही थी। तो फिल्म के बारे में बातचीत होते होते कुछ पति पत्नी के बारे में बातचीत शुरू हो गई। तो महेश भट्ट ने बुलाया, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? अच्छा, अब मुझे अपनी पत्नी का नाम ही भूल गया। और ये रिकॉर्डेड में था करीब 30 सेकंड से भी ज्यादा। अब मैं नाम ही मुझे नहीं पता कि मैं क्या नाम है महेश भट्ट, और उसके बाद हमने जो ठहाके लगाए हैं यकीन नहीं करोगे। तो इसी तरीके का एक वाकया और मेरे साथ हुआ कि मैं प्रभु चावला के साथ 2004 में मैं देश में घूम के हमने बहुत सारे लाइव शोज किए थे। वो हमने श्रीनगर में किया, हैदराबाद में किया। तब उन जमाने में इतना बड़ा सेट नहीं लगता था, लेकिन वो सिर्फ अकेला आज तक था जहां पे इतने बड़े शोज लगते थे, और हम जाके स्पॉट पे करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु चावला मेरे बगल में बैठे हुए थे और मैं शुरू कर रहा था, नमस्कार मैं आशुतोष सर, आप देख रहे हैं आज तक में। आज हमारे खास कार्यक्रम चुनाव में आपका स्वागत है, और आज मेरे साथ है, अब मैं प्रभु चावला का नाम भूल गया। और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा, फिर उन्होंने कहा प्रभु चावला। उसके बाद से मैंने नियम बना लिया कि जो मेरा कागज है उसमें मैं नाम जरूर, हमारे गेस्ट कौन कौन, उनका नाम और उनका डिजिग्नेशन लिख देता था। मैंने कहा पता नहीं मैं कब भूल जाऊं इनके नाम और कब एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो जाए। गेस्ट का तो नाम लिख लेंगे, बीवी का नाम कहाँ लिखेंगे? लेकिन उसके बाद किसी ने पूछा नहीं ना, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। मैंने जब भी आपको टेलीविजन पे देखा, IBN7 ज्वाइन करने से पहले भी और बाद में भी, आपका मतलब सारे बाल काले रहते थे, बस एक यहाँ से एक वाइट इंदिरा गांधी की तरह चमकदार। सर हमारा सवाल आपसे ये है, आप बाल डाई करेंगे नहीं, मैं मेरी दरअसल पता नहीं क्या बचपन से एक अजीब सी की फितरत थी। मैंने बालों में कभी तेल भी नहीं लगाया, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बिल्कुल किसी को यकीन नहीं होगा कि करीब IBN7 में आने के बाद भी मैंने कभी शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं किया था, कभी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया, कभी तेल नहीं लगाया। और जब
होठ फटते थे तो बोरोलिन कभी कभी लगा लिया करते थे, कभी क्रीम भी नहीं लगाया मैंने। अब जाके मैंने शुरू किया, तो बाल मेरे कब कैसे सफेद हुए मुझे पता है। हालांकि इसका बड़ा फायदा मिलता था नमिता। एक बार क्या हुआ कि मैं गया था, मकाओ गया था, IBN7 की तरफ से न्यूज 18 का जो वो था, तो वहां पे मेरे बाल हल्के से यहाँ से सफेद हुए थे और थोड़े से थोड़ा यंग भी था, थोड़ा हैंडसम भी था। तो एक बैंगलोर मार्केटिंग में एक बड़ी खूबसूरत सी महिला थी जो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी। तो मैं बार बार देख रहा था कि वो मेरी तरफ बार बार देख रही, तो मैं थोड़ा सा सकुचाता भी था, थोड़ा शर्माया भी। फिर वो मेरे पास ही बोले, बुरा मत मानना बट तुम्हारे जो ये बाल है बड़ा खूबसूरत है, आई विश यू हैड मेट मी अर्लियर। मैंने कहा थैंक यू सो मच। जैसे मैंने जब मैंने एंकरिंग जब मैंने शुरू की तब मैंने पहली बार टाई लगाई, और जब से मैंने एंकरिंग खत्म की है उसके बाद से मैंने कभी टाई लगाई भी नहीं, कभी पहनी भी नहीं। आज की तारीख में मेरे पास कोई सूट नहीं है। तो वो आदमी क्या, एक बड़ी बड़ी दिलचस्प बात मैं तुमको बताता हूँ कि जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में मुझे नौकरी मिल गई तो एक दिन क्या हुआ, मृणाल पांडे ने मुझे बुलाया और उन्होंने बहुत कस के मुझे डांट लगाई। पता है क्यों डांट लगाई? तो मैं क्या करता था, मैं हवाई चप्पल में दफ्तर आता था और जीन्स पहनता था, और वो भी जीन्स भी थोड़ी सी बहुत ही गंदी वाली जीन्स, और एक खादी का कुर्ता आता था। वो मेरे पास 2 खादी के कुर्ते थे और एक जीन्स थी और हवाई चप्पल। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला देखो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ हो गई है खत्म, अब तुम पत्रकार हो, तुम जहां जाते हो तुम साप्ताहिक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, तुम ये हवाई चप्पल अगर कल से तुमने पहनना शुरू किया ना, अगर तुम दफ्तर आए, तुमका दुनिया में जहां तुमको जाना है जाओ, दफ्तर में अगर तुम हवाई चप्पल पहन के आए मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगी। तो मैं कनाट दफ्तर हिंदुस्तान टाइम्स का कस्तूरबा गांधी रोड पे था, मैं वहां से निकला। उसके बाद मैंने कनाट प्लेस में जाके कोल्हापुरी खरीदी और कोल्हापुरी फिर मैं पहनने लगा। तो मैं एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही लापरवाही था कपड़ों को लेके। पत्रकार की क्या इमेज थी, आप लोग तो बहुत लकी हो कि जब आप टीवी में आ गया तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे पत्रकारों से, पता है तुम लोगों को? अरे नहीं सर। क्योंकि उनको उनकी छवि ऐसी थी, इनको ये तो बड़े ही नाकारा किस्म के होंगे, UPSC पास नहीं कर पाए होंगे, सारे जगह से फेल कर गए होंगे, तो पत्रकार बन गए। जो कहीं कुछ नहीं बन पाता था वो पत्रकार बन जाता था। और उसकी छवि ये थी झोला छाप, कहते थे झोला छाप पत्रकार की, एक झोला लटका लिया और इंटेलेक्चुअल बनने का क्या जो है वो गेटअप पहन लिया और हो गए। बट ओपी मैं ये बताऊं कि मेरा जो ओरिजिनल शहर है जहां मैं बड़ा हुआ वो मिर्जापुर था। तो एक बार मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में आ चुका था, लाल केस अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार जैसे बड़े नेताओं के मैंने इंटरव्यूज किए थे, मेरी कवर स्टोरी छपती थी। तो मैं मिर्जापुर में छुट्टियों में गया हुआ था, तो वहां पे कोई बड़े ऑफिसर थे, उनसे किसी ने मेरा परिचय करा, ये है आशुतोष पत्रकारिता। तो उन्होंने बड़ी हिकारत की नजर से मुझे देखा और फिर उन्होंने कहा भी मेरे मुंह पे, यार इनके जैसे तो सैकड़ों पत्रकार घूमते रहते जिनका एक ही धंधा है पैसा कमाना। ये बड़ी पक्की कहानी बता रहा हूं। तो कोई बहुत ज्यादा बड़े शहरों में जरूर इज्जत थी, और वो भी अंग्रेजी के पत्रकारों की इज्जत थी, लेकिन हिंदी के पत्रकारों की और छोटे शहरों में बिल्कुल कोई इज्जत। ये माना जाता था ये तो ब्लैक करने वाले लोग, ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग हैं, कई खबर छाप दी, पैसे बना लिए। अच्छा। टीवी में जब से टीवी आया तब से पत्रकारों को अच्छी तनख्वाहें मिलने लगी, उनके पास गाड़ियां हो गई और उनको एक सम्मान मिलने लगा, अन्यथा पहले नहीं होता था। इसलिए हिंदी के पत्रकारों को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं थी उस वक्त। सर ये बताइए, एक संपादक की तरह, एक एंकर की तरह, एक रिपोर्टर की तरह और एक आशुतोष की तरह, चारों कैरेक्टर में से आपको सबसे प्यारा कैरेक्टर कौन सा लगता है? मुझे लगता है कि इन सबसे अलग मेरा एक अलग किरदार है जो शायद कभी पब्लिक में नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही जब मैं टीवी में दिखता हूँ या पैनल डिस्कशन में जाता हूँ, लोगों को लगता है ये बहुत ही एग्रेसिव आदमी, बहुत ही मुंहफट, बहुत ही एग्रेसिव आदमी, कुछ भी बोलता है, डरता नहीं है, गुस्सा करता है बहुत। मेरा एक अलग किरदार है। मेरा किरदार क्या है कि मैं बहुत ही संकोची हूँ। नमिता तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जब कोई फोन मेरे पास आता है ना तो मुझे डर लगने लगता है, यार अब फिर फोन पे मैं बात करूंगा। ये सच्चाई है। और मुझे अगर कोई अकेले आज तक
अगर कोई मुझे अकेले किसी द्वीप में छोड़ देना तो मैं शायद अकेला बहुत सुकून से रहूंगा। इसलिए मुझे पिछले 1 साल से जब मैं लॉकडाउन वगैरह हुआ तो मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं। मैं घंटों अपने कमरे में अकेले बैठा रह सकता हूँ, अकेले अपने से बातें कर सकता हूँ। उस लिहाज से ये वो किरदार है जो लोगों को कभी यकीन नहीं होता। सर आप क्या प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, कैसे उस आशुतोष को अपने से अलग करते हैं और मतलब एक लाइमलाइट में आते हैं और बोलते हैं नमस्कार मैं हूँ आशुतोष? मुझे लाइमलाइट शायद अच्छा भी नहीं लगता। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, लोगों को शायद उतना मेरी बात, मुझे लोगों से मिलने में बहुत संकोच होता है। मुझे लोगों को फोन करने में बहुत संकोच होता है। मुझे लोगों के फोन रिसीव करने में बहुत संकोच होता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन चाहता हूं कि फोन मेरे पास ना हो। और मैं जब 1996-97 में जब दिल्ली में पहली बार फोन आया था तो हम सब लोगों को फोन मिला था, सेल फोन। और अभी भी जो फोन नंबर है 11 ये मेरा नंबर है, दीपक का 12 है, नकवी जी का 16 है, तो एक सीरियल नंबर आया था सबका। चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया कि जब मैं डेस्क पे गया तो मैंने वो फोन सरेंडर कर दिया। अच्छा। लोग फोन सेल फोन रखते थे और फैशन था, मैंने फोन ही सरेंडर कर दिया। फिर बाद में मुझे फोन दिया गया जब मैं ब्यूरो हेड बना। तो मुझे अभी भी लगता है कि यार ये फोन उन सब फालतू की चीजें हैं। मतलब कोई नया आदमी मिल जाए तो मेरी कोशिश होती है यार ये ना मिलो तो ज्यादा अच्छा है इनसे। तो वो एक ऐसा किरदार है जो शायद कभी सामने नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि हर आदमी में होते हैं कई आदमी। कुछ लोगों को लगता होगा देखो यार ये तो संपादक है, ये तो बहुत ही एग्रेसिव आदमी है, ये बहुत ही मुफट आदमी है, ये आदमी जो है बड़ा एरोगेंट है। हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं और हमारे मन में अभी भी वो छोटा शहर बसा हुआ है जहां हमको कुछ भी पूछने में जो है वो संकोच होता है। जब मैं पहली बार आया और पहली बार जब मैं एक 5 स्टार होटल में गया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं कि देखो वो। और मुझे लग रहा था यार कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे कपड़ों की तरफ देख रहे हैं, मेरे जूतों की तरफ देख रहे हैं, मेरे चप्पल की तरफ देख रहे हैं और मैं कोई अजूबा आ गया हूं यहाँ पे। ऐसा होता नहीं है। लोगों को अपनी अलग दुनिया होती, लेकिन हम सब लोग जो बहुत छोटे शहरों से आए हुए शायद इस पूरी प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है और हर जगह पे उस बंदिश को तोड़ना पड़ता है। और वो जो संघर्ष होता है वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। जो बड़े शहरों में पैदा हुए, जो बड़े स्कूलों में पढ़े लिखे, उनको इन सब चीजों से नहीं, इन बंदिशों से आमना सामना नहीं करना पड़ता। तो ये संघर्ष बहुत बड़ा था कि मिर्जापुर जैसे बहुत ही छोटे शहर से निकल के जब मैं लखनऊ गया तो एक अलग संघर्ष था। लखनऊ के बाद जब मैं दिल्ली आया तो दूसरा संघर्ष था। फिर मैं जेएनयू में चला गया। तो जेएनयू में गया तो मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं पहली बार कैंटीन में बैठा हुआ था। ये होगी करीब बात 1986-87 की बात होगी, बहुत पुरानी बात है, यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो खूब लड़के लड़कियां एक दूसरे से हिलमिल रहे हैं। तो अचंभे की तरह मैं देख रहा था। फिर मैंने देखा एक लड़की है वो सिगरेट पी रही थी। मेरे तो मतलब होश ही फाख्ता हो गया। मैंने कहा अरे लड़कियां सिगरेट भी पीती, मैंने तो आज तक नहीं सिगरेट को मुंह नहीं लगाया। फिर पता चला एक लड़की से मेरा परिचय कराया गया जो मेरी क्लासमेट थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया शेक हैंड करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो हाथ बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, शेक हैंड करूं कि ना शेक हैंड करूं। तो ये सारी जो अंदर की जो कुंठाएं कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो एक अलग दुनिया थी। आज की तारीख में किससे अगर आप किसी को बताओ तो लोगों को लगता है यार ये खामखा जो है ऐसे ही कह रहा है। लेकिन ये चीज हर आदमी के साथ होती है। अब तो मैकेनिकल हो गया है कि ठीक है भाई हाथ मिलाना नहीं मिलाना है, क्या कर रहे हैं। अगर नहीं मिलाओगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। लोग कभी तो ऐसा, अरे सर जी मैंने आपको तो देखा, कहाँ देखा पता नहीं। हाँ सर जी मैंने आपको देखा, कहाँ देखा पता नहीं। अरे आपको याद है ना कि मैं आपसे मिला था आज से 5 साल पहले वो फला आदमी के साथ। अब आप क्या बोलोगे, हाँ जी आपसे मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे, नाम मुझे पता नहीं। फिर बाद में सोच रहा हूँ यार ये तो बड़ी आत्मीयता के साथ मिल रहा है, पता नहीं ये मेरी मेमोरी शायद कमजोर है। हाँ, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा फर्स्ट इंसिडेंस कौन सा था आपके लाइफ में जब पहली बार आपको रिकॉग्निशन मिली हो, मतलब आपको लगा हो कि मुझे लोग पहचान रहे हैं और मैंने लाइफ में कुछ मतलब अकम्प्लिश किया है, वैसी सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग कब आई? सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग की बात नहीं है, लेकिन एक जो ऐसा वाकया है जो मैं शायद मुझे लगता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, सबसे खूबसूरत लम्हा। और
वैसा लम्हा मेरी जिंदगी में शायद फिर कभी नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। 1996 की बात होगी, कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे वहां पे, और मैं आज तक में था, और आज तक से मैं गया था कश्मीर कवर करने के लिए। तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त तो नहीं थे वो, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गांदरबल। तो गांदरबल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो श्रीनगर से काफी दूर है और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगी हुई है, एक बहुत छोटा सा कस्बा है। तो मैं उन दिनों गांदरबल में खड़े होकर मैंने P2C कर ही रहा था, कैमरा सामने लगा हुआ था, मैं उसके सामने खड़े होकर कुछ बोलने की तैयारी कर रहा था। तभी एक 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, आप सोचो मैं खड़ा हूं, यहाँ पे कैमरा है, कैमरे के ठीक पीछे यहाँ पे खड़ा होके वो 10 साल का बच्चा कहता है, आशुतोष दिल्ली आज तक। और मेरा तो मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया। मैंने कहा अब जिंदगी में क्या चाहिए कि मैं दिल्ली में रहता हूं, श्रीनगर से दूर एक छोटी सी जगह पे, पाकिस्तान से लगा हुआ है, शहर भी नहीं है, वहां 10 साल के बच्चे को अगर मेरा नाम याद है तो मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे। और मैंने कभी मुझे उस तरीके की फीलिंग कभी जिंदगी में कभी हुई भी नहीं। जब मैं वापस लौटा तो हमारे संपादक थे SP सिंह, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये वाकया में मैंने कहा सर आप कश्मीर में 3A बहुत मशहूर हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या, मैंने कहा कि पहला A तो बहुत मशहूर है, वो है अल्लाह, दूसरा A है वो है आजादी, तीसरा आज तक। बोला अरे क्या बात करते, तो मैंने उनको पूरा किस्सा सुनाया। मैंने आशुतोष बोलेंगे नहीं, आशुतोष देखो, आशुतोष की कोई हैसियत नहीं थी, अगर आज तक नहीं होता तो आज आशुतोष की भी कोई हैसियत नहीं होती। हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो वो जाहिर सी बात है, उनको मेरा नाम याद था क्योंकि आज तक उन्होंने देखा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये एक 10 साल के बच्चे को अगर मेरा नाम याद है और वो मुझे पहचान रहा है तो ये जिंदगी में कुछ तो हासिल हो गया। वेरी वेरी स्वीट मोमेंट। इम्पोर्टेंट सवाल है इसको लेकर, आपकी सत्य हिंदी को लेकर, इसके बारे में, इसके विचार के बारे में, कैसे सत्य हिंदी आया और क्या आपने सोचा, किस तरीके से वो रन कर रहा है? ये विचार मेरे मन में जब मैं आम आदमी पार्टी में था तभी मेरे मन में आया था। और उस आइडिया ये था कि जिस तरीके की फेक न्यूज चलती है तो उस तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां पे आप लोगों को जो हो रहा है उसको आप बताएं, उसका जो फेक न्यूज है या जो गलत खबरें दी जा रही हैं या खबरों को जो खामखा ट्विस्ट दिया जा रहा है, उसके बरक्स एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए। तो मैंने तब से इस पे काम करना शुरू किया था, लेकिन मन में एक हिचक ये थी कि लोगों को लगेगा देखो ये तो आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, तो उसमें और पत्रकारिता में कोई सामंजस्य नहीं बन पाएगा। तो आइडिया दिमाग में था, उस पर मैं काम भी कर रहा था, लोगों से बातचीत भी कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से मन में एक संशय भी था, एक द्वंद्व भी था कि लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरे मन में था। इत्तेफाक की बात यह कि फिर मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तब भी मेरे मन में यह सवाल था कि लोग पत्रकारिता से राजनीति में जाते हैं और राजनीति से पत्रकारिता में दोबारा वापस नहीं लौटते। मैं पत्रकारिता से राजनीति में गया और अब मैं वापस लौट रहा हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी तो संदिग्ध होगी। लोगों को ये मन में सवाल जरूर रहेगा कि इस आदमी ने जब ये पत्रकार था तो इसने जरूर कुछ फायदा आम आदमी पार्टी के लोगों को पहुंचाया होगा जिसकी वजह से इसको पार्टी में जगह मिली, और अब चूंकि इसको नहीं कुछ मिला तो ये वापस आ रहा। तो मेरे मन में ये सवाल था कि जब डॉक्टरी करता है और पत्रकारिता राजनीति करता है, लोगों को शक नहीं होता। इंजीनियरिंग करता है, राजनीति करता है, लोगों को शक नहीं होता है। लोग दुकान चलाते हैं, राजनीति करते, लोगों को शक नहीं होता। बिजनेस करते हैं, नहीं शक होता। फिल्म स्टार फिल्में करता है, राजनीति में आता है, शक नहीं होता। लेकिन पत्रकार जब पत्रकारिता करते हुए राजनीति में जाता है तो लोग उसके ऊपर शक करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है। तो मुझे मेरे मन में ये सवाल था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो लोग मुझको सीरियसली शायद नहीं लेंगे या मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करेंगे। खैर मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा चलो शुरू करते, देखते जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने शुरू किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से कामयाब हुआ आज की तारीख में, लेकिन एक अच्छी चीज उसको बनाने का मुझे एक अच्छा संतोष जरूर है। हम देख रहे थे क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर। देखो ये मिलियन
10 मिलियन 10 मिलियन, ये एक नशा है अपने आप में। मुझे लगता है कि जो सारी पत्रकारिता खराब हुई टीवी की, वो इसीलिए खराब हुई क्योंकि लोग टीआरपी के रेस में भागने लगे। राइट। हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट हम दें, लोगों को अच्छी चीजें दें। हो सकता है अच्छी चीजें लोगों का हाजमा खराब कर दें, होता है ऐसा, लेकिन अगर आप व्यूअर्स के चक्कर पड़ेंगे, सब्सक्राइबर के चक्कर पड़ेंगे, तो फिर आप उस रैट रेस में आप शामिल हो जाएंगे, फिर आप दोबारा तो उसी हमें चेहरा बदल जाएगा, लेकिन काम वही हो रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमारी जर्नी ठीक है, बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन मुझे संतोष है कि अगर लोग सत्य हिंदी के नाम को किसी गलत नजर से नहीं देखते हैं, अगर वो उन लगता है कि नहीं ये ठीक काम, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ा संतोष है। मेरा मकसद पैसा कमाना कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मेरा मकसद इतनी सी है कि एक सच्ची बात लोगों तक कह सकूं, लोग उसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें का अलग सवाल है। ये मैंने टीवी से सीखा है। टीवी में मैंने बहुत सारी गलतियां की, और फिर एक समय आता जब आपको तय करना पड़ता, नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी कीमत भी आप चुकाते हैं। राइट। 15 सालों से मेरा खुद का चैनल है सर, 260 सब्सक्राइबर है अभी तक 15 सालों में। उसको मैंने मना किया, भाई सब्सक्राइब मत कर, बस रहने दे। तो मैं इसके पीछे नहीं गया सर, आपके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। बिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो तो थोड़े से खतरनाक सवाल आ रहे हैं, लेकिन आप इन सवालों के दौरान ना पास कह पाएंगे ना छोड़ देंगे, आंसर देना बहुत जरूरी है, चाहे गले पे पत्थर रखना पड़ा, देना कोशिश करता हूँ। सर पहला सवाल है कि आप बीवी साला साली से डरने लगता साहब, तो किससे लगता है आशुतोष को डर? मुझे डर लगता है, ना बीवी से डर लगता है, ना साली से डर लगता है। मुझे डर लगता है अपनी बिल्ली से, जो कभी भी आके जो है वो मुझे पंजे मार सकती है और कभी भी मुझे डरा सकती है। और बहुत मेरे दो कुत्ते और एक बिल्ली है, दो बहुत ही प्यारे हैं वो, मतलब उसके ऊपर मेरे घर में किसी का नियंत्रण नहीं है। मेरी वाइफ को वो रात को 3 बजे वो आती है, वो बगल में सोती है, रात को 3 बजे उसको भूख लगती है, वो 3 बजे उठाएगी और जब तक वो खाना नहीं खिला देंगी तब तक वो नहीं चुप बैठ सकती है। तो वो अपनी जिद के आगे पूरी करवा के मानती है, और लोगों को यकीन नहीं होगा कि कोई अभी देखो, अभी कोने में बैठ के सो रही है चुपचाप और देख रही है मुझे बहुत ध्यान से, किससे बातचीत कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरी पत्नी है वो बहुत, हमारे बीच में कोई मुझे नहीं लगता कोई पति पत्नी का रिश्ता है या कोई पार्टनर का रिश्ता है। वी आर लाइक अ टीम, हम टीम की तरीके से काम करते हैं। हाँ, नाम भूल जाता हूँ, और इसके लिए उन्होंने कभी शिकायत तो शायद नहीं की, लेकिन माफ भी शायद नहीं किया। सोशल मीडिया के पोस्ट देखते रहते हैं, एक तो आपके डॉग्स और कैट के फोटोग्राफ्स आते हैं, और दूसरे आते हैं आपके कुकिंग के। कभी आप मच्छी बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, तो घर में आप अच्छा खाना बनाते हैं या आपकी वाइफ? नहीं, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। अरे बेशर्मी के साथ, मैं बेशर्मी के साथ कहता हूँ। बल्कि मैं, और ये सच्चाई भी है, हम लोगों को याद है कि जब हम लोग पहली बार साथ रहने लगे तो उनको खाना बनाना नहीं आता था, और तो मैंने उनको चाय बनाने से लेके खाना बनाना तक मैंने एक तरीके से, उन्होंने सिखाया या उन्होंने मुझको देखकर सीख लिया। अच्छा। तो मैं सुबह उठता था, उनके लिए मैं चाय बनाता था, फिर ब्रेकफास्ट बनाता था, फिर मुझे याद है मैं टमाटर की तीखी वाली चटनी बनाता था। और मुझे खाना दरअसल बनाना मेरी माँ ने सिखाया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी है कि हम लोग 4 भाई बहन थे, तो और मेरी सिस्टर सबसे छोटी थी, और हम लोग बहुत गरीब तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत लोअर मिडिल क्लास में थे। तो हम लोग मेड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या तो माँ ही सब कुछ काम करती थी, वो खाना भी बनाती थी, वो घर भी सफाई भी करती थी। तो जब वो थक जाती थी तो मुझसे कभी कभी कहती थी ये आटा गूंथ दो, या घर में जो है वो पोछा लगा दो या झाड़ू लगा दो। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे सारी चीजें सिखा दी। आज भी मैं बहुत अच्छी रोटी बना सकता हूँ और 3 तरीके से रोटी को फुला सकता हूँ। सर नमिता को नहीं मालूम, लेकिन रजत को सब मालूम है कैसे फूलती। कुछ मालूम नहीं है। मैं इनफैक्ट बोलने वाली थी कि सुन रहा है कि 3 तरीके से रोटी फूलती है। हमें पता नहीं था। सर आपके बारे में एक बात सुनिए कि चाहे आप शो पे हैं, कहीं पे भी है, जितने भी लेट पहुंचते, चाहे 10 बजे 12 बजे 11 बजे,
तो आप भाभी जी आपका इंतजार करती है और साथ में ही खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सब करते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल, सब बिल्कुल। करते हैं। सर के साथ अलग चीज है कि सर जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, तब खाते हैं। नहीं, हाँ ये लंबे लंबे समय तक चलता था। अब अभी भी हम लोग लंच डिनर और ब्रेकफास्ट साथ साथ ही करते हैं, एक ही टेबल पे करते हैं। और हालांकि कभी कभी जैसे पहले होता था कि बहुत रात में 1 बजे हो गया, 1:30 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, बट उनकी कोशिश ये होती थी कि हम लोग साथ ही खाना खाएं रात में। अब मुझे जेलसी हो रही है। अब जेलसी वाला पॉइंट आ गया है सर। हाँ, तो जाके घर में रोटी खिलाओ ना, नहीं खिलाए तो जा रजत से सीखो। बस अब रजत ना रोटियां बुलाएगा कल से। सर आपको और नमिता रात को 1:30 बजे घर पे आएगी कि अब जब तक मैं आ नहीं जाती तब तक खाना मत खाना तुम। आपको किंग चुंग जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, नाम तो ठीक ले ले ओपी, नाम बस ने काम कौन से ठीक किए ना, नाम ले लो, सुनो जो भी लिया मैंने। डोनाल्ड ट्रम्प है और बोरिस जॉनसन है, इन तीनों का एक नाम ठीक नहीं लिया तूने, एक नाम ठीक नहीं लिया, तीनों गलत। भाई मैंने सुनिए, भावनाएं समझिए, शब्दों में मत जाइए। प्लीज सर समझ गए कि किसकी बात हो रही है। तो सर इन तीनों का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो किसका लेना चाहोगे, और क्या पहला सवाल आपका उनसे होगा? नहीं, पहला सवाल तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प से पूछूंगा, भाई तुम माँ के पेट में कैसा था? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अकेले एंकरिंग करना पसंद है या किसी को एंकर के साथ? और सर इसका आंसर देना ही पड़ेगा क्योंकि भाभी जी भी शो देख रही है। नहीं, मुझे लगता है कि अकेले करना ज्यादा बेहतर होता है। उसका कारण है कि अगर आपको एंकर के साथ अगर आपका कोऑर्डिनेशन ठीक ना हो तो फिर वो दिक्कत होती है उसमें। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि मेरा संदीप चौधरी के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और प्रभु चावला के साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो हमको ये पता रहता था कि कब कौन किसको बोलना, कब किसको नहीं बोलना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी एंकर होते थे जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री बनती नहीं है। सवाल भी थोड़ा सा बहुत आसान सा, हल्का सा ही है सर, कि आपको अपने गेस्ट के साथ इंटरव्यू के दौरान बहस हो जाती है आपके गेस्ट के साथ, वो आपको बहस करना आसान लगता है, भाभी जी के साथ बहस करना आसान लगता है? मैं बड़ी नमिता और ओपी दोनों के लिए मैं बताऊं, हमारा आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। हम कभी झगड़ा नहीं करते, कभी नहीं झगड़ा करते। वाह। तो हाँ बिल्कुल, ये दोनों तरफ से एक तरीके की सहमति है कि बल्कि झगड़े हमारे नहीं होते, मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये इस बात को आप पूछ भी सकती हैं, कभी आप मनीषा से मिले तो उनसे आप पूछ भी सकती हैं इस बारे में, इसकी तस्दीक कर सकती हैं। तो शुरू में ऐसा होता था कि जब मैंने ये हमें तय कर रखा था मुझे झगड़ा नहीं करना, तो लेकिन अगर कोई बात मुझे बुरी लगती थी तो मैं चुप हो जाता था, एकदम मैं बोलता ही नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि ये तो ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि आप चुप हो गए, आप बोल ही नहीं रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, तो ये ज्यादा वायलेंट रिएक्शन है आपका। फिर मैंने धीरे धीरे उसको ओवरकम कर लिया। अब तो वी आर लाइक अ टीम, अब हमारे झगड़े नहीं होते। कई बार तो आपके पड़ोसी पति पत्नी लड़ते होंगे सर, आप भी बताते होंगे मैडम को ले जाके बालकनी, देखो सीखो कुछ कैसे लड़ रहे हैं, सीखो ऐसे लड़ा जाता है, सीखो कुछ। हाँ ऐसे लड़ते हैं। फ्लैट सिस्टम में पता ही नहीं चलता कौन पड़ोसी है कौन पड़ोसी नहीं है। ये तो छोटे छोटे शहरों में होता था कि पता चला घर के दरवाजे पे लड़ाई हो रही है और आपको पता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट एंटरटेनिंग पॉलिटिशियन कौन है आपकी नजर में, इंडियन और इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है? मुझे लगता है कि एंटरटेनिंग नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद है। अच्छा, ओके। बहुत ही सूदिंग उनका इफेक्ट होता था। एंटरटेनिंग में मैं कह सकता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा एंटरटेनिंग थे। वो जिस तरीके के राइम्स निकालते हैं वो अपने आप में सुनना बड़ा दिलचस्प होता है। बट वो फिल्म स्टार थे तो उनको वो एक्टिंग आती थी उनको। राजनीति पॉलिटिशियन बड़े खड़ूस होते हैं, ईमानदारी से बताऊं मैं, बहुत ही नीरस होते हैं, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। उनसे अगर आप कोई मजाक भी कर लो तो प्राइवेट लाइफ में भी ना बहुत ही सीरियसली चीजों को लेते हैं। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए पॉलिटिशियंस से कोई एंटरटेनिंग, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा थे जो हमेशा अच्छी राइम्स लेके आते थे, अच्छी बातें करते थे, अगर आप उनको पॉलिटिशियन मानते हैं तो। पत्रकारिता, राजनीति, फिर पत्रकारिता, क्या दोबारा राजनीति में जाने का कोई विचार, या एक ऐसा चीज खड़ा करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ? भविष्य में तो कुछ भी क्या हो सकता है, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा मैं वापस पत्रकारिता में आ गया हूँ।
नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मैं आपकी बातें कर रहा हूँ कि अगला क्या होगा। फिर क्यों ढकेलना चाह रहे हो भाई? हमारे लोग आशुतोष वापस आ गए जो हमारे साथ थे। हाँ। तो तुम्हें और तो आशुतोष वहां रहते तो हम आशुतोष के साथ होते। बहुत अच्छी बात। हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए पिछले 1 घंटे में। अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। आप ये कार्यक्रम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? पहला सवाल। मैं एक वापस से आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको मजा आया? बहुत मजा आया मुझे। आप हंसे? खुल के बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये कार्यक्रम करते हैं। हाँ, तो मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर। इतना तो आईक्यू भी नहीं है हम लोगों का। मैं तो डर ही गई कि आशुतोष से आज बात करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा शो है जहां पर जो गंभीर लोग बातें करते हैं। आशुतोष जो गंभीर बातें करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपका सत्य हिंदी का देखा, आप तिबलिकी जमात के ऊपर पूरा डिस्कशन कर रहे थे और आपको एक ठंडी हवा का झोंके की तरह ये एक प्रोग्राम अनटोल्ड स्टोरीज ओपी एंड नमिता, जहां पर आपको लगा कि ये सारी बातें मुझे नहीं करनी है, मुझे करना है बस मस्ती, मुझे पुरानी बातें याद करनी है, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाना है। तो ये शो यही याद दिलाएगा आपको सर कि जिंदगी में थोड़ा फन भी है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी है और ये हम आपको याद दिलाएंगे। बिल्कुल। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आदमी को अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम भारतीय लोग अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और फिर क्या अपनी एक अलग सी ककून में घुसे रहते हैं, बहुत चेहरा एकदम बहुत सीरियस बना के चलते हैं। इसका कोई मतलब है नहीं। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक शो इन दैट सेंस। बहुत बढ़िया शो है कि आदमी मस्ती में बातें हो रही हैं, मस्ती में आप अपनी चीजें कह रहे हैं और अपने आप को आप खुलकर पेश कर रहे हैं। जहां पे दीवारें खड़ी हो जाती ना, फिर वहां से आदमी का व्यक्तित्व तो सामने नहीं आता। जब नमिता से मेरी बात हुई, नमिता इस टाइम अमेरिका में है, वहां से है, वहां रात के करीबन 2 बज रहे हैं और हम दोनों के दोनों, आप और मैं, इंडिया से ही हैं। तो ये तालमेल करना, बात करना, शो बनाना, तो मैं आपका इंटरव्यू आज ले रहा हूँ तो मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कुछ तो उसके नीचे हूँ, सौभाग्यशाली बहुत हूँ क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और तनख्वाह दी थी। इस इंटरव्यू में हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तनख्वाह कुछ नहीं देंगे सर। सर अब अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपके लिए ये है कि आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, तीखे सवाल हो, सीधे सवाल हो, आपने हर तरीके के सवालों को आपने इंटरव्यू किया सब लोगों का। आपका फेवरेट वो कौन है? ओपी डिमरी या नमिता? नहीं, फेवरेट तो मेरी नमिता है। इसे लास्ट में क्या पलटी मारी सर, लास्ट में नमिता भी खुश हो गई। लो भैया। सॉरी ओपी तुम्हारे चेहरे की रंगत मुझे बता रही, तुम्हें अच्छा नहीं लगा जवाब। ओपी के दिल पे इस वक्त जो छुरियां चल रही है ना, पता ही नहीं है। छुरियां नहीं, सांप लौट रहे, सांप लौट रहे और अभी अजगर लौट रहे। के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए, अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी के लिए, तो आपके कुछ रिमार्क हो तो बता। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इतने दिनों के बाद ओपी और नमिता से मिलना अपने आप में बहुत 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 सुखद अनुभव है। तो तुम दोनों से मिलना मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बस इतनी दुआ है कि आप लोगों का शो बहुत अच्छा करे और लोगों को ऐसे ही आप हंसाते और जिंदगी जिलाते रहें। आज हमारे कार्यक्रम में आप आए, तहे दिल से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमिता और मैं अनटोल्ड स्टोरी में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता, थैंक यू ओपी, थैंक यू। तो ओपी मजा आ गया। देखो, एक बात तो पक्की है कि हमें मजा आया नहीं आया हो, लेकिन आशुतोष सर ने पूरे मजे लिए। आज दिल की बातें की हैं खोल के और ये भी चैलेंज कर दिया है कि खाना वही अच्छा बनाते हैं और भाभी जी से डरते भी नहीं है वो। बहुत मजा आया आशु सर से बात करके और मुझे लगता है उनको भी बहुत मजा आया। ये ज्यादा सेटिस्फाइंग है हम लोगों के लिए कि जितना हम लोगों को मजा आया उनको भी उतना ही मजा आया। और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। हम दोनों को दीजिए आज्ञा। मैं इंडिया से ओपी डिमरी आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार। और मैं अमेरिका से। बाय बाय।